सभी शांत रहें, आंखें बंद रखें। प्रतिज्ञा दोहराएंगे, मेरी बात बोलेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ अपने नोट साथ साथ पूरे करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। आंखें बंद ही रखें अपनी। धीमे लंबे श्वास लें, धीमे लंबे श्वास छोड़ें। आज शिवरात्रि का उत्सव है और हमें वास्तविक शिव का जो अर्थ है वो जानना आवश्यक है। जितना भी हम अक्सर गलतियां करते हैं, हम आडंबरों की तरफ चले जाते हैं। वास्तविकता में शिव हमारे आदिनाथ हैं और शिव का वास्तविक स्वरूप है संहारकर्ता के रूप में हम उसको लिया जाता है। और वास्तव में हम कैसे संहारकर्ता करते हैं? अपने दुर्गुणों को, अपनी बुराइयों को अगर हम अपने जीवन से दूर कर पा रहे हैं तो वास्तविक रूप में महाशिवरात्रि आप लोग मनाएंगे। तो सभी 1 मिनट तक आंखें बंद रखेंगे और अपनी कोई भी जो आपकी गलती है, जो दुर्विचार है, अपने आप ही आपको अनुभव करना है और उसके बाद में उसका संहार करने का जो आपका प्लान होगा वो आपको किसी भी बच्चे से पूछा जा सकता है। तो वो अपनी आंखें बंद करें, अपने जीवन में जो आप गलती करते हैं उसको पहचानें। 1 मिनट का पास समय है सभी के पास। अंतःकरण को शांत रखना है। अब आपको समस्या पता चल गई है, उस समस्या का निराकरण करने की प्लानिंग करें। किस तरीके से आप जो आपने अपनी समस्या को चुना है उसको आप दूर कर सकते हैं। दोनों हाथों को मिला लें, अपनी हथेलियों को आपस में घर्षण करें, अपनी आंखों पर लगाएं, धीरे से आंखें खोलें। सभी को सादर प्रणाम। तो स्व प्रेरणा से जो मैंने अभी बताया था, अपनी गलती को पहचानना, इसको वास्तव में स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। समय का अभाव था इसलिए मैंने 1 मिनट में सब सबमिट किया। आशा है कि आप सभी लोग भी करते होंगे। तो इस मिनट में इस छोटे स्वाध्याय को कोई बता सकता है जिन्होंने अपने वास्तविकता में गलती को देखा और चाहता है कि मैं सबके सामने मैं अपनी गलती को बताऊं और उसका सॉल्यूशन भी आपके पास ही होगा। तो मैं वेलकम करता हूं कोई भी जो अपनी गलती मानने के लिए स्वीकार करता है कक्षा में आकर के और उसको बता भी सकता है सबको। जी भैया मैं बताता हूँ। कोई जी भी। सर। जी भैया सर, मैं मैं बताऊं? भी। जी जी, एक एक करके 3 लोग आए हैं सामने। चलो पहले लेडीज फर्स्ट, मीनाक्षी जी, फिर उसके बाद राजेश जी, फिर नीरज जी। जी सर। 2-2 मिनट में है।
मेरे को पता है, मेरे को गुस्सा बहुत आता है, जो मुझे हमेशा से आता है, और वो कम करना है। और मैं बहुत आलसी टाइप हूँ थोड़ा सा, मतलब लेट नाइट सोती हूँ, देर से उठती हूँ, तो वो दूर करना है, 2 चीज़ें। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उसके लिए आपने क्या प्लानिंग किया? सर मैं ना मतलब योग ऐसा है कि योग मैं पढ़ती ज़्यादा हूँ, प्रैक्टिस कम कर पाती हूँ, उसकी वजह से मेरे को क्रोध ज़्यादा आता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं अब प्रैक्टिस पे ध्यान दूंगी, जैसे मेडिटेशन, तो शायद उससे मेरा क्रोध कम हो। वेरी गुड, बढ़िया। अब मैं बुलाना चाहूंगा राजेश जी को। शॉर्ट से शॉर्ट शब्दों में बताए अपनी समस्या और उसका सॉल्यूशन। जी सर, मेरी समस्या ये थी कि मैं जब भी क्रिकेट खेलने के लिए कुछ कुछ लोग बोलते हैं तो मैं अपने स्टडी को साइड में करके क्रिकेट खेलने चला जाता हूँ। उसके बाद मेरे को टाइम का पता नहीं लगता, 3-4 घंटे खेल के आता हूँ, फिर मेरे को रियलाइज होता है कि आज स्टडी नहीं की। तो अब मैं कम से कम क्रिकेट खेलूंगा, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दूंगा। और जब भी कोई बोलेगा क्रिकेट खेलो तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी स्टडी को दूंगा सर। जी सर, थैंक यू। शुभ महाशिवरात्रि बहुत सर। अच्छी बात है, लेकिन खेल की स्थान अपनी जगह पे। 3 घंटे का आधे घंटा कर दो, लेकिन खेल को भी नहीं छोड़ना। वो भी योग्य है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, उसको भी नहीं छोड़ना। नीरज जी। मेरी गलतियाँ हो रही भैया, अभी मैं क्लास में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो उसको मैं कम करना चाहूँगा थोड़ा, ताकि मेरी वजह से बच्चे डिस्टर्ब ना हो, दूसरे बच्चे। कल काफ़ी बच्चे डिस्टर्ब हुए थे, तो उसको मैं सही करना चाहूँगा, थोड़ा बोलना कम करूँगा अभी। बहुत बढ़िया नीरज जी, आपने तो लाइव हमारी क्लास का ही उदाहरण दे दिया। बहुत बढ़िया, ऐसे ही होती है। देखो, स्वाध्याय में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि जीवन में स्वाध्याय क्या होता है। स्वाध्याय के 4 स्टेप होते हैं। पहला होता है कि वो, एक बात अपने मन में बिठा लीजिए कि जितने भी विद्वान, ऋषि, महात्मा, श्रेष्ठ जो लोग रहे हैं, हर कोई स्वाध्याय करता है। और बिना स्वाध्याय के कभी जीवन की बुराइयां, अपनी गलतियां दूर नहीं की जा सकती। स्वाध्याय यानी कि अपने आप का अध्ययन करते हुए अपने शरीर और अपने चित्त से जो बुराइयां हैं उनको दूर करना है। सामान्य रूप से आपने सुना भी होगा कि विजयदशमी यानी दशहरे पे हम संकल्प लेते हैं कि हम तो सिर्फ फिजिकली रावण को जला रहे हैं। वास्तविकता में दशहरा वो होगा जब हम अपनी अंदर की बुराइयों को धो रहे हैं। ऐसा आप लोग ऐसे में लिखते भी होंगे, स्कूल टाइप में जब लिखते थे। और शायद ही कोई लोग अप्लाई करता होगा। ऑलमोस्ट सभी फिजिकली रावण को जलाने तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन अपने अंदर के रावण को कोई जला नहीं पाता। ऐसे ही आज शिवरात्रि थी तो मुझे एकदम से अभी याद आ गया। हम बाहर से तो शिव को बहुत प्रणाम करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में उनके गुणों को हम लेते नहीं है। वास्तविक रूप में शिवरात्रि तब सफल होगी जब हम उनके गुणों को अपनाएंगे। तो स्वाध्याय के 4 स्टेप होते हैं। पहला होता है कि सही गलत का ज्ञान, मतलब कि, और सामान्य भाषा में लेते हैं कि अच्छे ग्रंथों का अध्ययन। ये तो ऑलमोस्ट आप लोग सभी ज्ञानी लोग हो कि अच्छी चीज क्या है, बुरा क्या, आपको सबको पता, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा स्टेप आ जाता है। दूसरा स्टेप क्या है कि आत्म मूल्यांकन, कि अपने आप को देखना है अभी और एक तुलना करनी है। उदाहरण में ले लेते हैं कि जैसे कि मैं राम जी का उदाहरण ले लेता हूँ कि हमें पता है कि चरित्र कैसा होना चाहिए। ये हमने ले लिया, चरित्र राम जी जैसा होना चाहिए। अब हमने अपने आप का चरित्र रख दिया साइड में, हम कैसे हैं। अब दोनों को हमने कंपेयर करेंगे तो हमें अपनी गलतियां पता चल जाएंगी, ये गलतियां हैं। अब स्टेप नंबर 3 स्वाध्याय में क्या होता है कि उसमें वो जो गलतियां हो रही है मैं उसको कैसे दूर करूं, उन गलतियों को मैं कैसे दूर करूं, उसके लिए प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग, जो मैंने अभी मीनाक्षी जी से पूछा, क्या प्लान किया आपने उसको दूर करने के लिए, प्लानिंग करनी पड़ती है। अक्सर लोग इन 3 चीजों को तो कर लेते हैं ऑलमोस्ट, चौथी चीज में अटक जाते हैं। और चौथी चीज होती है सबसे जरूरी, पढ़ाई। जो प्लान किया है उसको जीवन में लगाना। प्लान हम सब कर लेते हैं। अभी नीरज जी ने, उसने कुछ, राजेश जी ने प्लान किया, मैं 3 घंटे की जगह करूंगा, लेकिन अब वो जीवन में इसको लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, ये स्टेप नंबर 4 है।
और जिस दिन राजेश जी आपको ये अप्लाई करते हुए 1 सप्ताह लगातार हो जाएगा, आप तीनों पर्सन ध्यान रखिए, मीनाक्षी जी, राजेश जी, नीरज जी, जिन बातों को आप एक्चुअल में जब अप्लाई करने लायक हो जाओगे, आप जरूर कक्षा के सामने बताना सबको। ये होता है वास्तविक स्वाध्याय। इस तरीके से आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, और वास्तविक त्योहारों का अर्थ भी यही होता है, न कि फिजिकली आडंबरों में हमें जाना, बल्कि उनकी वास्तविकता को स्वीकार करना। ये वास्तविक त्योहारों का अर्थ है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हम टीचिंग मेथड्स हम पढ़ रहे थे। पहले जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, मैं थोड़ा सा पूछ लेता हूँ। जिसका नाम बोला जाएगा वो बताना है उसको। तो आप लोग मुझे बताएंगे, तो मैं माइक खोलने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मोना चतुर्वेदी। पाठ नियोजन क्यों आवश्यक है, आप बताइए। यह पाठ नियोजन हमें इसलिए आवश्यक है कि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमें किसको बताना है और किस हिसाब से बताना है और किस तरीके से उस चीज को प्रेजेंट करना है, तब तक हम उस चीज को नहीं बता पाएंगे। इसलिए हमें पाठ का नियोजन करना चाहिए। और इसमें सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी है कि जो पाठ हम करा रहे हैं वो कितना उनके लिए जरूरी है, और दूसरा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए हमारा। उसके पाठ भी बताने हैं नाम, वेरी गुड, बहुत जैसे बढ़िया। लिखित पाठ नियोजन है, ये भी बताने हैं, जो 12 नाम है भैया। मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था, मेरा अपना एग्जाम्पल दिया था मैंने, याद है आपको क्या था वो हाँ, एग्जाम्पल? आपने ये बताया था कि जब मैं पहली बार बिना तैयारी के उस जगह गया था और हमारे सामने जब अलग अलग जगह के लोग आ गए थे, तो मुझे ऐसा लगा था कि मुझे हर चीज आती है, लेकिन हमें पहले से उसके बारे में पढ़ के जाना चाहिए था। तो और जिस कारण से उस चीज को हम ज्यादा अच्छे से वहां पे प्रेजेंट कर पाते, और हमें ऐसा लग रहा था कि नहीं वो तो हमें बहुत आता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था हमें, क्योंकि नहीं होना चाहिए। आपने अपने जीवन का अनुभव बताया था, बैंगलोर की कोई स्टूडेंट थे और आपको नेचुरोपैथी के बारे में बताना था, तो आपको लगा था कि जल के बारे में बोलना था। तो जल बहुत अच्छा है, हम बहुत जानते हैं उसके बारे में बोलेंगे, लेकिन वहां पे हम थोड़ी सी सेटिस्फेक्ट नहीं हुए थे कि जो हमने एक्सप्लेन किया वो सही था या नहीं था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कि कोई इजी से इजी टॉपिक ही क्यों ना हो, प्लानिंग बहुत जरूरी है। उससे आप खुद भी सेटिस्फाई रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, और जो आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी उसको बोलेंगे कि हाँ अच्छा टीचर है, पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से हर चीज को लेके चलता है। अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, मुझे यमुना साहू जी बताएंगे, पाठ योजना के कुछ स्टेप्स बताइए। यमुना जी बाहर चली गई हैं। भावना चौधरी जी डीएसवीबी से बताइए आप। प्रणाम सर। हेलो हेलो। प्रणाम। हाँ राहुल भैया, मैं लेफ्ट तो हो गई थी और कल ना ज्वाइन थी क्लास में, लेकिन मेहमान आ गए थे तो मुझे कल का कुछ समझ में नहीं आया, कोई तो बात नहीं, सॉरी। थैंक यू। हाँ कोई बात नहीं, कोई नहीं। अब भावना जी को सुनना, ठीक है? बोलो भावना जी। प्रणाम सर। सर मतलब आपने पूछा कि हमें पाठ योजना कैसे बनानी है, मतलब अगर हम कोई भी मतलब लेक्चर लेने जा रहे हैं तो उसमें हमें कैसे पूरा उसे मैनेज करना है। तो उसमें यह है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में हम बताएंगे कि अगर हम कोई भी क्लास ले रहे हैं या कुछ भी, सबसे पहला स्टेप उसमें प्रार्थना का रहता है, प्रेयर का, कि सबसे पहले हम प्रेयर कराएंगे स्टूडेंट्स को। उसके बाद फिर मतलब एक तरीके से वातावरण का निर्माण, की मतलब वो तो पहले ही हो जाना चाहिए, जिस भी जगह पे हम जा रहे हैं वहां पे प्रॉपर मैनेजमेंट हो रखा हो, मतलब मैनेज हो रखा हो। ऐसे नहीं कि हम कहीं भी खड़े हो जाते हैं जाके, लेकिन वहां पे प्रॉपर सुविधा ना हो। उसके बाद आपने बताया था कि मतलब जब आप कोई भी काम करवाओगे, मतलब क्लास ले रहे हो, आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो डेमोस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब प्रदर्शन वाला भाग, कि फिर आप डेमोस्ट्रेट करके दिखाओगे। उसके बाद आप जो भी काम जो भी कराने वाले हो, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास का विश्लेषण, टॉपिक को प्रेजेंट करोगे, कि मतलब उनसे उसकी स्पेशलिटी बताओगे कि क्या क्या कराना है, कैसे कराना है, क्या हम करने वाले हैं। फिर मतलब छात्रों को व्यक्तिगत अभ्यास करने हेतु समय, मतलब जब हमने बता दिया, उसे एक बार करके दिखा दिया, डेमोस्ट्रेट करके दिखा दिया,
फिर हम उन्हें थोड़े टाइम के लिए मतलब छोड़ देंगे पर्सनली कि वो अपनी प्रैक्टिस सेल्फ से करें कि उन्हें कितना आया है, कितना समझ आया है। उसके बाद जब बच्चा मतलब सेल्फ से कर लेगा प्रैक्टिस, देन फिर उसे ग्रुप में कराएंगे कि मतलब ग्रुप में करने को बोलेंगे, ग्रुप अभ्यास जिसे बोलते हैं, ग्रुप प्रैक्टिस। फिर जब बच्चा ग्रुप में कर लेगा प्रैक्टिस, उसके बाद क्या करेगा टीचर कि मतलब सबसे पहले जब ये पर्सनल वाला आता है तो इसमें टीचर की एक स्पेशलिटी है कि वो अवेयर रहता है, जबकि स्टूडेंट को ये मतलब पता नहीं चल पाता कि टीचर अवेयर है। स्टूडेंट को लगता है कि मतलब टीचर ने छोड़ दिया और टीचर अपना काम कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। टीचर बस बच्चे को ये शो ऑफ कराता है कि वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन वो बैक साइड से कहीं ना कहीं उस चीज में इन्वॉल्व रहता है ताकि बच्चे को कोई भी हर्ट ना हो। उसके बाद फिर ग्रुप प्रैक्टिस कराते हैं। ग्रुप प्रैक्टिस के बाद फिर टीचर क्या करता है, जो भी मिस्टेक्स होती हैं मतलब बाद में चेक करते हैं, जैसे हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं तो टीचर बाद में आते हैं राउंड पे कि अब क्या क्या इसमें मिस्टेक्स रही हैं, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्या क्या उसमें मतलब करेक्ट करना है। तो उसमें फिर उन्हें बच्चों को अवेयर कराता है कि आपने यहाँ पे मिस्टेक किया, यहाँ पे सही करना है, ऐसे करना है। देन फिर निर्देशन कार्य मतलब उसे निर्देश देता है कि मतलब कैसे तुम्हें करना है, वो उसकी मेन चीजें बताता है नॉर्मली प्रॉपर तरीके से। उसके बाद फिर क्या करता है, जब आपने उसे निर्देश दे दिया, फिर प्रदर्शन पुनरावृत्ति मतलब एक बार कराने के बाद दोबारा से रिपीट कराते हैं उस प्रैक्टिस को। फिर प्रदर्शन पुनरावृत्ति के बाद मतलब अभ्यास की पुनरावृत्ति दोबारा कराते हैं। फिर अभ्यास के बाद फिर हाँ अभ्यास के बाद फिर प्रदर्शन पुनरावृत्ति की सर 2 लाइन में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन सा है, और लास्ट में फिर सर रिलैक्सेशन वाली पोजीशन की, जब आपकी पूरी प्रैक्टिस होगी तब आप अपने स्टूडेंट को रिलैक्स करवाओगे, मतलब जो भी एफर्ट्स किए वो सब मतलब रिलीज हो जाए पेन। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। परफेक्टली आपने इतने अच्छे से बताया 12 के 12 स्टेप को, बहुत बढ़िया, सब लोगों को समझ आएगा। कल मैंने यही पढ़ाया था आप सभी को। और एक और मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, और अब मुझे बताएंगी रश्मि शर्मा जी कि परगमन का सिद्धांत क्या होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है परगमन का सिद्धांत, बताइए प्रोग्रेशन प्रिंसिपल क्या है। भैया मैं बताऊं, बताइए पूनम जी। प्रगमन का जो सिद्धांत होता है वो कठिन से सरल की ओर होता है। इसमें यही है कि अपन किसी कठिन चीज के बाद पहले फिर सरल तक ऐसे आना है इसमें। थोड़ा सा चूके, हल्का सा उल्टा बता गए आप। सरल से कठिन की ओर होगा ना भैया? हाँ, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की अज्ञात। ओर, ठीक अच्छा है। हाँ वो है परगमन का सिद्धांत। एक मैंने उदाहरण भी दिया था, याद है? बताओ उदाहरण क्या दिया था, कोई भी बताओ। मैं बताऊं सर? बताइए जयसूर्य जी। जी, जो चीजें आपने आसपास है वही से लेके यूनिवर्स तक, यूनिवर्स से लेके ईश्वर तक जो ज्ञान है, ज्ञात यानी आजू बाजू की चीजें जो हमें सब दिखती है उनका ज्ञान तो हमें होता ही है। उसको लेके हम यूनिवर्स तक जब तक जाते हैं और वहां से ईश्वर तक जो ज्ञान हमें होता है उससे सिद्धांत कहते हैं पर। बहुत बढ़िया, काफी अच्छा बताया आपने। यही था कि जो हम जानते हैं और जो उनको जानते हुए जो हम नहीं जानते वहां तक पहुंचना है। और एक्चुअल टीचर भी यही करता है कि सामान्य उदाहरण दे करके बड़ी चीजों को सिखा देता है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये शैक्षणिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और परगमन का सिद्धांत हमारे एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं है, अच्छे से आप इसको पढ़ ले। आज का हमारा है ध्यान के ऊपर, हमें चर्चा करनी है कि ध्यान क्या होता है और ध्यान की विधि क्या होती है और हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और योगाभ्यासों की जो भूमिका है। स्पेशली आप देखेंगे 9th यूनिट हमारे सिलेबस में पॉइंट नंबर 4th 5th पे दिया हुआ है कि पूरी लाइन में दिया हुआ है कि केवल धाम की पुस्तक के अनुसार ही पाठ्य योजना के 8 अंग बताओ। आज हम ये चीज पढ़ेंगे। मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल होगी? जी भैया। तो हम यहाँ पे ध्यान से शुरू करते हैं कि ध्यान में एक्चुअल होता क्या है। सामान्य रूप से तो हम सब जानते हैं कि ध्यान में ये होता है, लेकिन उसका हमें मेडिकल पक्ष भी जानना चाहिए क्योंकि एग्जाम में वही आएगा हमारे में। तो अब ध्यान में क्या होता है, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि ध्यान के अंदर प्रारंभ से ही चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस की अवस्था को बदलने के लिए
मीनिंग क्या है कि अपने अंतःकरण के परिवर्तन के लिए, अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए ध्यान का अभ्यास किया जाता है वास्तविक। और इसको हम सिर्फ धार्मिक ना समझे। देखिए इस पुस्तक में सरल लिखा है कि सिर्फ हमें धार्मिक नहीं समझना। जैसे कि धार्मिक रूप से मैं तो भगवान विष्णु का ध्यान कर रहा हूँ, मैं शिव का ध्यान कर रहा हूँ, अगर हम इस पक्ष को देखेंगे तो खाली धार्मिक पक्ष है ये। लेकिन अगर हम इस पक्ष को देखेंगे कि मैं ज्योति का ध्यान कर रहा हूँ, या फिर अगर मैं शिव का ध्यान कर रहा हूँ, तो शिव के वास्तविक स्वरूप का, जो मैंने स्टार्टिंग में स्वाध्याय के जरिए बताया था, अगर हम उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये चिकित्सा में परिवर्तित हो जाएगा, हमारे जीवन में बदलाव आने लगेंगे। और यही एक्चुअल में ध्यान है। ध्यान का वास्तविक लक्ष्य भी यही है कि यहाँ पे इस पुस्तक के अनुसार चिकित्सा हेतु उपयोग में लाया जा रहा है, मात्र धार्मिक नहीं है, कि धर्म से परे इसका अभ्यास हमें समझना चाहिए। और इसमें 2 विधि ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा संभावना है हमारे पेपर में आने की, कि ध्यान क्रिया विधि में 2 विधियां होती हैं, बायो फीडबैक और शिथिलीकरण। कोई बता सकता है मुझे बायो फीडबैक क्या होता है? ये ध्यान के लाभ है। ये आ सकता है संभावना है, बायो फीडबैक क्या होता है एग्जाम में, क्योंकि इस बुक से हर पेज से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ध्यान रखो इस बात का, इतनी इंपॉर्टेंट है ये बुक, इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको। एनीवन बायो फीडबैक कोई बता सकता है? सर जी ये बॉडी माइंड टेक्निक होती है जो इन्वॉल्व करती है हमारे विजुअल और ऑडिटरी फीडबैक को, जो कंट्रोल करते हैं हम इन्वॉल्ट्री बॉडली फंक्शंस पे, जैसे कि हमारा ब्लड फ्लो हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया और हार्ट रेट। जैसे हम ध्यान करते हैं तो उसमें क्या होता है, रिलैक्स होने लग जाती है चीज़ें। वेरी गुड। और भी है, जैसे कि हम उसमें करते हैं ना, सामान्य रूप से आपको ने योग निद्रा किया होगा ना, और सामान्य जी योग सर। निद्रा क्या हम सूक्ष्म व्यायाम में भी करते हैं, बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम करो, अब आंखें बंद करके अनुभव करो कि शरीर में क्या परिवर्तन हुआ है। यही तो है बायो फीडबैक, जो हम कोई भी अभ्यास करने के बाद में एक हम विश्लेषण करते हैं कि मेरे शरीर में क्या बदलाव हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, ब्लड फ्लो बढ़ा कम हुआ, तनाव कम हुआ बढ़ा। यही है बायो फीडबैक, आपको शरीर पे उसका इफेक्ट क्या पड़ा है। ये तो पहला ध्यान का हो गया। और दूसरा शिथिलीकरण, रिलैक्सेशन, ये 2 यहाँ पे चीजें बता देगी, इसलिए हम ध्यान करते हैं। अब ध्यान की विशेषताएं क्या है, मेडिटेशन हमें क्यों करनी चाहिए, उसके लाभ यहाँ पे कैसे दिया गया है। सामान्य रूप से देखिए सबसे बड़ा पॉइंट है पहले वाला ध्यान, 20 मिनट का ध्यान दिया है, ध्यान रखेंगे 20 से 30 मिनट का, आ सकता है 30 मिनट का अगर वास्तविक में हम ध्यान करेंगे तो हमें लाभ कितना होगा, 6 से 7 घंटे की निद्रा के बराबर, अगर वो हमारा ध्यान अच्छा है तो 20 से 30 मिनट का ध्यान 6 से 7 घंटे की नींद के बराबर होगा। नींद में क्या होता है, हमारी ब्रेन वेव्स हमारे ऑर्गन मसल्स रिलैक्स हो रही होती हैं, तो ध्यान भी वही है। हम बोलते हैं ना स्मार्ट वर्क करो, कि थोड़े टाइम में ज्यादा लाभ लेने के लिए ध्यान किया जाता है, कि जो हमें 6-7 घंटे में नींद से हमें लाभ मिल रहा था, वो अगर वास्तविकता में ध्यान करेंगे तो 20 से 30 मिनट में मिल जाएगा। और क्या लाभ होता है, हृदय गति, मतलब कि हार्ट बीट और ब्रीदिंग रेट कम हो जाएगी। परानुकंपी बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। सिंपैथेटिक सिस्टम हमेशा ही एक्साइटमेंट लेके आता है। सिंपैथेटिक सिस्टम जैसे कि भागना, बहुत ज्यादा बोलना, हृदय की गति बढ़ जाना, श्वास तेजी से आना जाना, चेहरा लाल हो जाना, ये सिंपैथेटिक सिस्टम के लक्षण है। और पैरासिम्पैथेटिक लक्षण के मतलब रिलैक्स हो जाना, बिल्कुल शांत शिथिल, ना ज्यादा बोलेगा, श्वास भी धीमे धीमे जाएगा और अंतःकरण भी उसका रिलैक्स रहेगा। और जो वास्तविकता में ध्यान के अभ्यासी होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि उनका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। तो परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है कि ध्यान के संबंध से कौन सा सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है। ऑप्शन आपको दिया जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम,
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इस तरीके से। तो यहाँ पे स्पष्ट दिया है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट जाएगा सीधा। दुश्चिंता मतलब कि मन के विकार दूर हो जाएंगे। ईईजी, कोई माइक खोल के बताएं ईईजी क्या होता है और इसकी फुल फॉर्म क्या है? सर ये ब्रेन इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ होता है। वेरी गुड, फुल फॉर्म क्या है इसकी? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये क्या होता है कि मस्तिष्क की जो तरंगे हमारे ब्रेन के अंदर चलती हैं उनको नापने की एक इंस्ट्रूमेंट है जो पीछे कुछ वर्षों से विकसित हुआ है, शायद 100-200 वर्षों से विकसित हुआ है ये, और बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे ब्रेन वेव्स को जाना जा सकता है। महर्षि महेश योगी जी ने मेडिटेशन के ऊपर बहुत रिसर्च कराई। एक हमारे सिलेबस में स्वामी राम जी का भी जीवन परिचय लगा। उनको जो आप स्वामी राम जी को जब पढ़ोगे ना तो उन्होंने, आप देखना, स्वामी राम जी ने इतने एक्सपेरिमेंट कराए अमेरिका में जाकर के ईजी के। अमेरिका के डॉक्टर हैरान कि मेडिटेशन करने से इसकी ब्रेन वेव कैसे बदल रही हैं। ये आदमी बैठा बैठा इसकी सर्जरी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको कोई दर्द नहीं हो रहा है। मतलब कि स्वामी राम जी ने इतनी अपने ऊपर सिद्धि पा ली थी, अपने शरीर के ऊपर, अपने नर्वस सिस्टम के ऊपर, बैठे बैठे उनकी सर्जरी कर दो उनको पता भी नहीं चलता। तो इस तरीके की इतनी रिसर्चेज हुई है, और आप लोग भी जब रिसर्च फील्ड में जा रहे हैं तो इससे आपका परिचय होगा ही होगा। जो खासकर जो स्ट्रेस वगैरह चीजें लेंगे उनको तो इस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब कि अब यहाँ पे तरंगे होती हैं। तरंगे मैं बता देता हूँ कि एक डायग्राम से मैं बताना चाहूंगा जिससे आपको जल्दी समझ आ जाएंगी ब्रेन वेव्स क्या होती हैं। सर हॉस्पिटल में जब जिसकी बीपी हाई लो होती है उसके लिए लगाया जाता है ना, उस पे एक दिखता रहता है। ये लगाए सिर में लगाए जाते हैं बहुत सारे मैग्नेट्स किस सर तरीके से, ये सर करीबन ब्रेन 20 से वेव्स में 30 अल्फा बीटा थीटा आते हैं, उनकी वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी बहुत होती है बढ़िया, और उनका बहुत ब्रेन बढ़िया। स्टेट्स देखते हैं। ये वो मनोविज्ञान में भी आएगा ऑक्सीमीटर आपके होता साथ है। टॉपिक। हाँ हाँ भैया। सर ये स्लीप आपको की दिख रहा स्टेज होगा। में आएगा। हाँ, स्लीप में आएगा। मैं लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको अभी करा देता हूँ, आगे आया तो करा ही देता हूँ। देखिए आपको वेव्स दिख रही हैं, इसकी परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है थोड़ी बहुत, जैसे कि 40 दिया है, कई जगह 30 मिलेगी आपको, कि थोड़ा बहुत अप डाउन मिलेगा। आप निश्चिंत रहना, लेकिन मेन मेन यही रहेगा। आप इसको लिख लेंगे कि गामा वेव्स होती हैं, बीटा वेव्स होती हैं, अल्फा वेव्स होती हैं, थीटा वेव्स होती हैं, डेल्टा वेव्स होती हैं। ये हमारे ब्रेन के अंदर जो वेव्स उत्पन्न होती हैं उनकी नेम्स दिए हैं। मतलब कि जो अंदर की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में नापते हैं ना, हर्ट्ज यूनिट भी लिखा हुआ है। देखो जैसे अभी आप लोग उठे हुए हो, आप लोग कॉन्शियस हो अभी, तो अभी आपके माइंड में जो ब्रेन वेव्स है वो बीटा वेव्स चल रही है अभी आपके माइंड में। तो बीटा वेव्स जागृत अवस्था में चलती है। और जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस के जो शिकार होते हैं, बहुत ज्यादा हाइपर, उनके माइंड में जब यही जब 12 से 38 है ना, अभी आपके माइंड में क्या पता 15 चल रही होगी, अगर मैं आपका नापू तो लगभग इतना ही चल रहा होगा आपके माइंड में, 15 20 25 मैक्सिमम। लेकिन जो बीमार व्यक्ति होता है, रोगी होता है, उसके ब्रेन के अंदर गामा वेव चलती हैं, और बहुत 100 से अगर ऊपर टप जाएंगी ये, तो उसका दिमाग एक बोलेंगे फट गया, अब ये डॉक्टर हाथ उठा देते, कोमा में चला गया पेशेंट अभी। अल्फा वेव्स, ये पेपर में आता है कि योग करने से या सामान्य ध्यान का अभ्यास करने से, प्राणायाम करने से हमारी ब्रेन वेव्स पे इफेक्ट क्या पड़ता है। जागृत अवस्था में बीटा वेव्स हैं, बीटा वेव्स में हम सोचने विचारने का काम करते हैं। जब हम अच्छा योगाभ्यास करते हैं तो हमारा मन रिलैक्स हो जाता है ना, विचार बंद हो जाते हैं। तो हम कहेंगे मेडिकली रूप से कि योगाभ्यास करने से अब हमारे माइंड में अल्फा वेव्स चलने लग गई, मीनिंग कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है कम हो गई। देखो 8 से 12 इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। फ्रीक्वेंसी कम होएंगी तो ऑटोमेटिक ही हमारी जो एक्टिविटीज कम हो जाएंगी, हम रिलैक्स होने लग जाएंगे। और आगे कही जाती है बात कि जब हम ध्यान का अभ्यास बहुत उच्च श्रेणी का होगा तो हमारी ब्रेन वेव्स जो हैं इनकी फ्रीक्वेंसी और कम हो जाएगी। देखो 4 से 7 हर्ट्ज, कई जगह पे 3 भी लिखा होता, 3 से 7 हर्ट्ज। ये है थोड़ा सा कि
जो मेडिटेशन की जो स्टेज में जो हमारे ब्रेन के अंदर वेव चलते हैं उनको थीटा वेव्स कहते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है हमारे एग्जाम में, मेडिटेशन की वेव्स कौन सी होती हैं? थीटा वेव्स। और डेल्टा वेव्स होती हैं डीप स्लीप की, बहुत गहरी निद्रा जब हम सो जाते हैं तो इस तरीके की ये वेव्स हमारी बिल्कुल ना के बराबर होती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जीरो कभी नहीं होती वेव्स, कुछ ना कुछ रहती है, 0.356 कुछ रहेंगी, जीरो कभी नहीं होती। जीरो मरने वाले आदमी की ही होगी, या हो सकता है कि बहुत महान योगी हो उसी की हो। हम तो शायद ही इस कंडीशन तक पहुंचते हैं, हम तो यहाँ पे अल्फा थीटा तक ही रह जाते हैं सीमित, थीटा तक भी कोई कोई पहुंचते हैं हम लोग। तो ये है वेव्स, मतलब कि मेडिटेशन का इफेक्ट, प्राणायाम का इफेक्ट इस तरीके से ब्रेन पे, हमारे ब्रेन वेव्स के ऊपर पड़ता है। आशा है कि आपको समझ आया होगा। आगे हम पढ़ते हैं। देखो थीटा तरंगे लिखा भी है यहाँ पे कि पहले तो अल्फा आएंगे, उसके बाद में थीटा वेव्स तरंगे, और निद्रा के समान असामान्य प्रकार की तरंगे दिखाई देने लग जाती है। जब अभ्यास और बढ़ने लगेगा तो अजीबो-गरीबो तरंगे हमें दिखने लगेंगी, और यानी कि कम होने लगेंगी। अगर यह शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बना हो कि हम उन हाई लेवल की तरंगों को नाप सके जो हमारे योगियों ने ध्यान की अवस्था में प्राप्त किया है। अभी हमारी साइंस सिर्फ ईईजी मशीन तक ही सीमित है, क्या पता इससे और अच्छा इंस्ट्रूमेंट आने वाले टाइम में बन जाए जो और अच्छे तरीके से जांचे। जैसे ओरा को जांच करने के लिए क्रिस्टलोफिलोग्राफी, एक फोटोग्राफी का निर्माण हुआ है, उससे ओरा का पता चल जाता है। एक फोटो खींचता है और फोटो में क्लियर हो जाता है कि इसका ओरा 2 मीटर का है, 3 मीटर का है, आधा फीट का, 1 फीट का है। तो धीरे धीरे साइंस जब विकास करेगी तो इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट और बनेंगे अभी आगे। आगे और क्या बताया गया है सिंपल पढ़ लेंगे कि धीरे धीरे हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमारी मस्तिष्क जो तरंगे शांत हो जाते हैं, सामान्य से हैं बातें। और आप एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी देखो स्पष्ट लिखा है यहाँ पे, एकदम से कभी भी ध्यान का जो अवस्था है बढ़ाने नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ज्यादा करूंगा तो ज्यादा लाभ मिलेगा, नहीं, मेडिटेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा नहीं कि पहले दिन आप आधे घंटा बैठ लोगे, स्पष्ट कहा गया है कि ध्यान का अभ्यास एकदम से कभी ऐसे नहीं करना चाहिए कि सोचो कि ज्यादा करूंगा तो ज्यादा लाभ मिलेगा, ऐसा कभी नहीं है, बल्कि नुकसान मिलेगा। हाँ, धीमे धीमे अभ्यास बढ़ाओ, वो होगा वास्तविक अभ्यास। चले पहले 2 मिनट का अभ्यास किया, 5 मिनट का अभ्यास किया, 10 मिनट का अभ्यास किया, तो एकदम से कभी इतना लंबा अभ्यास नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से ध्यान का। और ध्यान तो क्या, आसन प्राणायाम के ऊपर भी ये नियम लगता है, एकदम से ज्यादा आसन ज्यादा प्राणायाम नहीं करने, नहीं तो बॉडी अलाउ नहीं करेगी उन चीजों को। एक विधि बताई गई है, आपने मुझे कौन बताएगा? प्रेरणा जी माइक खोल के बताओ। एक योगाभ्यास में कम सीक्वेंस होती है कि पहले क्या करें, उसके बाद क्या करें, उसके बाद क्या करें, बताएं सामान्य रूप से। मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूं, स्थूल व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, आसन और ध्यान। बताओ सीक्वेंस में लगाओ क्या होता है क्लास के अंदर। पहले तो भैया प्रेयर बताई थी, फिर सूक्ष्म व्यायाम, फिर आसन, स्थूल स्थूल तो स्थूल, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर ध्यान। वेरी गुड। मतलब क्या है कि ध्यान हमेशा एंड में आएगा, प्राणायाम भी एंड में आते, स्टार्टिंग में कभी हम एक्चुअल क्लास में अच्छे टीचर होंगे कभी प्राणायाम बीच में नहीं कराता, एंड में कराता, रिलैक्स होने के बाद में। तो ये क्रम भी हमारे पेपर में आ सकता है कि पहले क्या करते हैं बाद में क्या करते हैं। ध्यान को अंत में ही क्यों करते हैं, कोई बताएगा माइक खोल के, ध्यान अंत में ही क्यों किया जाता है? कोई भी, एनीवन? सर क्योंकि सर हमारी क्योंकि बॉडी जो को एक्सरसाइज सिंपैथेटिक करने के नर्वस बाद सिस्टम बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। वेरी गुड। और मीनाक्षी जी कुछ कह रही हैं? सर क्या होता है जब हम आसन करते हैं तो हमारी बॉडी सिंपैथेटिक मतलब कि बहुत ज़्यादा चलती है, और उसको रिलैक्स करने के लिए योगा का मेन जो मोटो है वो है बॉडी को रिलैक्स करना। तो जब हम ध्यान करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होता है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है, तो इसलिए हम लास्ट में ध्यान करते हैं। वेरी गुड। और अभी मैंने बताया था और मेरे गुरुजी ने बताई थी टेक्निक मुझे कि बेटा आप कितने ही एडवांस एक्सरसाइज कर लो, आप हैंडस्टैंड में 2-2 मिनट रोक लो, डिम्ब आसन में 2-2 मिनट रोक लो,
लेकिन अगर आपने प्रॉपर तरीके से प्राणायाम एंड में किया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड में किया, अगर कुछ समय का ध्यान भी किया, कभी आपको बॉडी पेन नहीं हो सकता, कभी नहीं। तो एक अच्छी और बेस्ट क्लास का एक ये बहुत अच्छा उदाहरण है, पहचानने का तरीका है ये, कि अपने स्टूडेंट्स, जो आपके स्टूडेंट्स होंगे जिनको आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्लास के बाद में वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। बीच में वो हाइपर हो सकते हैं क्योंकि आप भागने की इंजन दौड़ करा रहे हो, सर्वांग पुष्टि करा रहे हो, हार्ट बीट भी बढ़ सकती है, चेहरा भी लाल हो सकता है, लेकिन क्लास के भैया एंड इसीलिए में शवासन कराया रिलैक्स होने जाता है चाहिए। ना। अगर एंड में वो रिलैक्स हैं, फिर आपकी क्लास समझ जाना आपने बहुत बेहतर तरीके से कराई। अगर अंत में उनको ये लग रहा है कि सर मेरे तो दर्द बढ़ गया, मुझे तो सांसों भी फूल रही हैं, अगर ये स्थिति आ रही है तो समझ जाओ अभी आपको और सीखना है, आपकी कक्षा में और कमी है। आगे हम बढ़ते हैं। ये भी कह सकते हैं ना कि जिस ऊर्जा की हानि हुई है, मतलब आसन और जिसमें थकावट हुई है, ऊर्जा हानि हुई है, उसको ऊर्जा को वापस शरीर में लाने के लिए भी ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास वेरी गुड, करते हैं बहुत रात बढ़िया। को। ऐसी बातें देखो यहाँ पर भी की गई है, यहाँ पे सूक्ष्म व्यायाम नहीं किए गए, लेकिन आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि देखो पहले खींचने वाले आसन कहा है, प्राणायाम कहा है, रिलैक्सेशन कहा है, और उसके बाद में कहा गया है कि उसके बाद में ध्यान का अभ्यास करना है। एक सीक्वेंस बताई गई है कि ऐसे करना चाहिए। ध्यान हमेशा एंड में किया जाता है। अब ध्यान की विधि क्या है? और एक बात हमेशा ध्यान रखो, ये मत सोचो कि ध्यान ही सबसे अच्छा है तो हम ध्यान ही करेंगे, नहीं। आसन का अपना बेनिफिट है, सूक्ष्म व्यायाम का अपनी जगह है, यम का अपना स्थान है, सब अपने अपने जगह पे हैं, उनको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। जितने भी योगिक अभ्यास हैं सभी अनुपूरक हैं, एक दूसरे का मतलब साथ देने वाले हैं। तो ये नहीं कि ध्यान ही सबसे ज्यादा फायदा देगा तो मैं सिर्फ ध्यान करूंगा और मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आसन ही नहीं करूंगा, नहीं। हमें सीक्वेंस अपनानी पड़ेंगी जो हमें अष्टांग योग में सिखाई गई है। तो सभी एक्सरसाइज का अपना महत्व है। और स्थिति बताइए, स्थिरता, सुखद और शरीर को सीधा रखना। और शारीरिक स्थिति है सिर, गर्दन और रीढ़ को सीधा करना, और नियमित श्वसन किया जाए। ऐसे ये इस तरीके से ध्यान का अभ्यास करने के लिए बताया गया है। अब अध्यापक द्वारा स्व मूल्यांकन, ये वो स्वाध्याय है एक तरीके से जो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था, स्वाध्याय। एक अच्छा टीचर जो होता है वो हमेशा ही फीडबैक जरूर लेता है। अब आप लोग अभी जो प्रेजेंट हो आधे लोग मैसेज करके बताओ, जिन लोगों से मैंने फीडबैक लिया होगा अपनी क्लास का कि मेरी क्लास कैसी चल रही है, मैसेज करके बताना जिन जिन लोगों से मैंने फीडबैक लिया है आज तक अपनी क्लास का। सिर्फ एक वर्ड में टाइप करें, प्रेरणा जी, भावना चौधरी जी, नीरज जी। अभी कितने लोग प्रेजेंट? आधे लोग तो आए नहीं है, लेकिन शालिनी जी, चंद्रजीत यादव जी, जिन्होंने एक्चुअल में दिया है फीडबैक वही मैसेज करें, एक्चुअल वाले। राजेश जी, कुलकर्णी जी, देखो 7-8 लोग हैं। और इसके अलावा राधिका जी है, मीनाक्षी जी है, तुषार, अंकित, परगेश जी, और मैं बताऊं तो ऐसे 50-60 लोग मिलेंगे। आधे लोग आए नहीं है, क्योंकि क्या होता है एक्चुअल जो क्वालिटी जो है फीडबैक से ही आती है टीचर की। क्योंकि टीचर को अपने अपने आप में सब सही होते हैं, लेकिन जब कोई गलती बताता है ना, गलती कोई और ही बता पाता है उस टीचर की। तो क्या होता है यहाँ पे वही बातें की जा रही है। टीचर जो स्व मूल्यांकन करेगा, या तो वो अपने आप में इतना एक्सपर्ट हो कि अपनी गलतियों को खुद ही पहचान ले, या फिर किसी और की सहायता ले, या अपने स्टूडेंट की सहायता ले जिस पे विश्वास किया जा सके कि हाँ ये स्टूडेंट मुझे सही फीडबैक देगा। जैसे कि मेरी क्लास कैसी रही, क्या मैंने ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ, क्या मैं ज्यादा फालतू के एग्जाम्पल तो नहीं दे रहा हूँ, इस तरीके से क्या मेरे बच्चे खुश हैं मेरी क्लास से। यानी कि इस तरीके के अच्छे जो टीचर होता है वो इन चीजों को हमेशा ही सोचता है, ये उसकी क्वालिटी होती है अच्छे टीचर की। अगर आपके माइंड में हमेशा ये रहता है मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, मेरे से तो कोई हो ही नहीं सकता अच्छा टीचर, मुझे कोई जरूरत नहीं है चेंज करने में, मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, वो टीचर कभी अच्छा आगे नहीं बढ़ सकता। जो आगे बढ़ने वाला टीचर होगा हमेशा ही वो क्वेश्चनिंग में रहेगा, क्या मेरी क्लास सही जा रही है, क्या मेरे बच्चों को समझ आ रहा है। तो यही चीजें
हमारी जो टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करती है, और आप लोगों को भी अपने जीवन में इस तरीके की टेक्निक्स को ढालना चाहिए, तभी आप भी अच्छे टीचर बन पाएंगे। ये यूनिट कंप्लीट हुई। अब अगली यूनिट में हम जा रहे हैं। यहां से क्वेश्चन हमारे, आप उसको देखेंगे 9th यूनिट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि योग केवल ध्यान की पुस्तक के अनुसार बताओ कि उत्तम पाठ योजना की भूमिका के 8 स्टेप। ध्यान रखना, 8 स्टेप बताए हैं। पेपर में आ सकता है कितने स्टेप, 8 स्टेप हैं। अब पहली में तो इन्होंने गलती कर दी, यहाँ पे अभ्यास छोड़ दिया, तो मैं दूसरा अगले वाले पेज से समझाना चाहूंगा आपको। ये रहा, देखो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आठों के आठों स्टेप आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए। हमारे सिलेबस में दिया हुआ है ये चीज, आठों सीक्वेंस में याद करना है आपको। उत्तम पाठ योजना की क्रमांक को यहाँ पे माना नहीं गया है, क्रमांक और दिनांक को, लेकिन आप अगर पेपर में इस तरीके से आ सकता है कि प्रथम स्टेप क्या है, द्वितीय स्टेप क्या है, तो आप ध्यान रखना। पहला स्टेप है अध्यापक का नाम। ये योजना लिखित रूप में है की गई है कि मान लेते हैं कि मैं आपका टीचर हूं और मैंने आपको काम दे दिया कि आपको सूर्य भेदन पे आपको कक्षा लेनी है, ठीक है। आप यहाँ पे मेरा नाम लिखोगे कि राहुल आर्य, टीचर का नाम हो गया। अब नाम विद्यार्थी का, विद्यार्थी खुद का नाम लिखेगा कि आप मीनाक्षी हो, आप नीरज हो, आप राजेश हो, आप चंद्रजीत हो, कौन हो आप, कहाँ पढ़ते हो आप, अपने बारे में डिटेल लिखोगी। सेकंड पॉइंट हो गया ये। थर्ड पॉइंट, कक्षा कौन सी है, और सबसे विशेष कि आपका प्रैक्टिस कितनी देर का होगा। आप 10 मिनट कराओगे, 20 मिनट कराओगे, आधे घंटे कराओगे, 1 घंटे कराओगे, क्या है आपकी टाइम पीरियड। स्टेप नंबर 3 है ये। 4th क्या है, पूर्व में प्रस्तुत अभ्यास, मतलब कि इससे पहले आप क्या क्या करवा चुके हैं क्लास में। अगर आप पहली बार कक्षा में आए तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि आप पहले से कर रहे हैं कि पहले मैं पद्मासन करवा दिया है, मान लेते कि क्रमांक यहाँ पे 3 है, यानी कि इससे पहले 2 कक्षा हो। वॉइस नहीं आ रही है मुझे। हाँ, वॉइस नहीं आ रही। हेलो अब आ रही है भैया आवाज। हेलो, सुन पा रहे हैं? जी गुरु जी, आ रही है आवाज, बिल्कुल क्लियर है सर। सॉरी सॉरी, भारत नेटवर्क। ओके, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, मैं कहाँ पर था, थोड़ा बताएंगे। हम थे आज का लक्ष्य और उद्देश्य पे। लक्ष्य उद्देश्य पे राजेश जी, आप मुझे अंतर बताओ, लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर क्या होता है? सर, उद्देश्य अनेक हो सकते हैं और लक्ष्य हमेशा एक ही होता है। मतलब किसी कार्य को कर सकते हैं तो उद्देश्य, जैसे मैं अभ्यास कर रहा हूँ तो मेरा ये हो सकता है कि मैं किसी अभ्यास को कर रहा हूँ तो उसको मेरा भी बेनिफिट हो रहा है। जैसे अगर मेरी बीपी बढ़ी हुई है और मैंने जैसे उज्जाई किया या ध्यान किया या मेडिटेशन किया या अपना चंद्र वेदी किया तो उससे मैं भी रिलैक्स हो रहा हूँ और जो सामने वो भी जिसको मैं करा रहा हूँ वो भी रिलैक्स हो रहा है, तो ये उद्देश्य है। बट मेरा एम ये है कि मैं हमेशा, मेरे को एक अच्छा टीचर बनना, तो वो मेरा एक लक्ष्य है। बट उद्देश्य ये है कि चारों जो सब लोग कर रहे हो सबको उस चीज का बेनिफिट मिल रहा है।
थोड़ा सा चूक गए आप, और अच्छे से मुझे कौन बताएगा? अम, अब मुझे शालिनी जी आप बताइए, लक्ष्य उद्देश्य में अंतर क्या है? लक्ष्य हम कह सकते हैं कि कोई एक हमारा किसी चीज का टारगेट होता है ना, कि हमें ये कंप्लीट करना है, ये हमारा लक्ष्य है, टारगेट किया हमने उस चीज को। और उद्देश्य से मतलब है कि किसी का हम कहीं किसी का अच्छा हो रहा हो, ये हमारा उद्देश्य है कि हमने ये चीज किया है, वो टारगेट में नहीं है, हमने किया है। ठीक है, सर मैं स्वाति जी बताऊं? आप कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए स्वाति जी। हाँ, लक्ष्य मतलब जो हमें फाइनली अचीव करना चीज है वो लक्ष्य है, और उद्देश्य वो लक्ष्य तक जाने के छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल मतलब अभी मुझे योग की फील्ड में एक अच्छा पर्सन होना है या फिर एक योगी होना है, तो उसके लिए मेरी फर्स्ट स्टेप है, मैं एमए योगा कर रही हूँ। उसके बाद मैं जो भी इसके क्रिया है उस पर विजय पालूं। ये छोटे छोटे उद्देश्य हो गए मेरे, हर उसके एक अच्छा योगी बनने के लिए जाने के लिए छोटे छोटे उद्देश्य। आपका एग्जाम्पल बिल्कुल सही है, लेकिन आपने उल्टा बता दिया। लक्ष्य को सर मैं उद्देश्य बोल दिया, उद्देश्य को, हाँ बोलिए मीनाक्षी जी लास्ट। अच्छा, सर जो लक्ष्य होता है वो एक इंडिविजुअल बेस होता है, और जो उद्देश्य है वो हम बोल सकते हैं ग्रुप में होता है। जैसे कि जो लक्ष्य होता है वो एक वांछित परिणाम देता है किसी भी चीज के लिए, मतलब एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग होता है। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। स्वाति जी ने एग्जाम्पल बहुत जबरदस्त दिया है, लेकिन उल्टा बोल दिया थोड़ा सा। लक्ष्य क्या होता है? छोटे स्टेप्स होते हैं, छोटा टारगेट, और उद्देश्य बड़ा। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि एक अच्छा योगा टीचर बनना आप सबका उद्देश्य है, अच्छी योगा टीचर बनना, ठीक है, ये उद्देश्य है बड़ा। उसके लिए जो स्थिति होगी वो भी है। अब उसके लिए क्या लक्ष्य है आपका? अभी के लिए लक्ष्य आज की क्लास को अच्छे से समझना। उसके बाद का लक्ष्य होगा इन नोट्स को अच्छे से पूरा करना। उसके बाद का लक्ष्य होगा आप एग्जाम को क्लियर करना, एग्जाम क्लियर कर लिया। उसके बाद का लक्ष्य होगा जहां आप पढ़ रहे हैं वहां पर भी आप अच्छा स्कोर करना। उसके बाद का लक्ष्य होगा, धीरे धीरे लक्ष्य बढ़ता जाएगा और बाद में आप उस लेवल पे आ जाओगे अच्छे योगा टीचर वाली जगह पे। वो है उद्देश्य। उद्देश्य हमेशा बड़ा होता है और लक्ष्य छोटे 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 टारगेट होते हैं। जैसे द्रोणाचार्य जी ने भी अर्जुन को बोला कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है? सिर्फ आंख। उद्देश्य क्या है? अच्छा जो है तीरंदाज बनना। लक्ष्य छोटा, उद्देश्य बड़ा। क्लियर होना चाहिए आप सभी को, नहीं तो यहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो भैया हम लक्ष्य हमेशा, जेआरएफ लिख सकते हैं ना, कि हमारा लक्ष्य जेआरएफ निकालना है और उसके छोटे छोटे पॉइंट्स जो हम कर रहे हैं। हाँ ये भी लक्ष्य है आपका। आज अभी छोटे पे आ जाओ, आज की क्लास समझना, ये आपका लक्ष्य है। उद्देश्य आपको अच्छे योगा टीचर बनना है। छोटा उद्देश्य समझ लो जेआरएफ है, और उस जेआरएफ उद्देश्य को पाने के लिए हर क्लास को अटेंड करना, हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना, ये लक्ष्य है आपका। ठीक है, लक्ष्य छोटा है, यहाँ पर लिखा है कि मनोशरीरात्मक, छोटे चीजों को पाना, और जो उद्देश्य है हमेशा ही बड़ी चीजों को करना है। भैया आपकी स्लाइड दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा स्लाइड नहीं दिख रही क्या? सॉरी। अच्छा मैं, हाँ वो लेफ्ट हो गया था ना इसलिए नहीं दिखा, सॉरी। मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी दिख रही है ना आपको? नहीं, हाँ देखो दिख रही यहाँ है। पर भी दिख रहा होगा। जो लक्ष्य है सामान्य, जो शारीरिक जो है, जो भाव उत्पन्न करना छोटे रूप में, और जो उद्देश्य है देखो पूरी ही क्रियाविधि को सीख लेना। और सहायक उपकरण आपको पता ही है कि यहाँ पे टारगेट क्या है हमारा? व्यास सूर्य भेदन सिखाना। अब सूर्य भेदन सिखाने के लिए क्या चीज हमें चाहिए? या तो हम ब्लैक बोर्ड पे हम डायग्राम बना दें, ईड़ा पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, इस तरीके से हम ब्लैक बोर्ड पे समझा दे बच्चों को। खड़िया तो मुझे भी नहीं पता क्या होता है, रेखा चित्र, या फिर एक रेखा चित्र होता है डायग्राम, ग्राफ के टाइप में आपको कोई इंस्ट्रक्शन देनी हो, इस तरीके से अभ्यास किया गया, सर इतना खड़िया रिजल्ट आया। चौक को बोलते हैं सर, खड़िया। अच्छा चौक को, सॉरी हाँ चौक को बोलते, ठीक है ओके। चौक चाहिए क्योंकि श्यामपट वो इसमें भी आ जाता है, लेकिन उन्होंने अलग से दे दिया श्यामपट चौक में। ठीक है, थैंक यू। तो ये हो गया। एक और मैं पाठ्य योजना सिखा देता हूँ आपको अगली का, क्योंकि पेपर में आ सकता है।
ये रहा, ठीक है। ये पाठ्य योजना आप सभी को दिख रही है। देखो पहला स्टेप सेम है। टीचर का नाम भी, कौन टीचर है आपका? राहुल आर्य आपका टीचर है। आप स्टूडेंट कौन हो? भैया आप मोना चतुर्वेदी हो। को क्या नाम है आपका? आप अपना नाम लिखोगे, कहाँ पढ़ते हो, क्या करते हो, अपने बारे में डिटेल आ जाएगी। कक्षा कौन सी कक्षा है और कितने टाइम आप सिखाओगे, टाइमिंग लिखोगे। थर्ड स्टेप में पूरा अभ्यास। इससे पहले क्रमांक आपका मान लिया वो पहले वाला थर्ड था और इसका क्रमांक 4 है, ये फोर्थ वाला क्रमांक है आपका। अब इसमें इससे पहले आप ये चीजें सिखा चुके हो, तभी तो आप आगे बढ़ोगे ना। अब 5, अब क्या चीज हमें सिखानी है? अभ्यास क्या है हमारा? अग्निसार क्रिया सिखाना। इससे पहले वाले में क्या था? सूर्य भेदन। अब यहाँ पे नया टारगेट हमें दे दिया कि अग्निसार क्रिया सिखानी है आपको। अब आपका लक्ष्य क्या है? अग्निसार क्रिया में आपका लक्ष्य क्या? देखिए, छात्रों को शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ, छोटा लक्ष्य है, मतलब कि छोटा रूप देखना है हमें। उद्देश्य यानी कि बड़ा रूप देखना है हमें, यानी कि शारीरिक दृष्टि से छोटा ही रूप तो हुआ ना। शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ देखना मतलब कि उसका पेट ठीक रहे, डाइजेशन ठीक रहे, छोटी चीज तो है ये। हाई लेवल में ये थोड़ी है कि वो उड़ने लग जाएगा, सिद्धि मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, वो उद्देश्य हुआ मोक्ष मिलना। लेकिन सामान्य शारीरिक हेल्थ मिलना ये लक्ष्य हुआ। संवेदनात्मक दृष्टि से संतुलन मतलब कि उसका अपने, उसका माइंड उसके कंट्रोल में हो, मन उसका कंट्रोल में हो, पूरी तरीके से एक्टिव हो जाए। ये छोटा लक्ष्य है। बड़ा क्या है? देखो, अग्निसार क्रिया से छात्रों को पूरी तरीके से अच्छे से सिखा देना और इतना, और भी इसको बेहतर लिखा जा सकता है। एक उद्देश्य हमारा योग का, सबका एक उद्देश्य होता है अपने माइंड को कंट्रोल करना, पूरी तरीके से माइंड पे नियंत्रण। और जो हमारा योग का एक ही लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति। ये वाला पॉइंट हर उद्देश्य में आप लिख सकते हो, क्योंकि उद्देश्य हमेशा बड़ा होता है और मोक्ष का प्राप्ति ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। वो पॉइंट हर जगह पे आ सकता है। यहाँ पे थोड़ा सामान्य भाषा में लिख दिया गया, लेकिन लक्ष्य के मुकाबले तो ये बड़ा ही है। आशा है कि आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब अग्निसार हमें क्रिया सिखानी है। अब अग्निसार के लिए अब हमें देखना है कि साधन क्या हो हमारे पास। रेखा चित्र या तो डायग्राम से हम सिखा दें, या ब्लैक बोर्ड पे सिखा दें, खुद डेमोस्ट्रेट करके दिखा दें, पिक्चर दिखा दें, या वीडियो दिखा दें। कई बार ये चीज ऐसे समझ नहीं आती। मान लेते हैं कि ग्रुप में बैठे हैं और टीचर हमारी लड़की है। अब भैया उसको तो अपनी टी शर्ट ऊपर करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, नौली क्रिया सिखाने में दिक्कत होगी, नहीं कर सकती। कई लोग हेजिटेट करते हैं, और खासकर लेडी टीचर ज्यादा करती है। जेंट्स तो कर भी देते हैं, खुले में अपने टी शर्ट निकाल के नौली क्रिया दिखा दिया, लेकिन लेडी टीचर को तो दिक्कत होगी भैया। अब वो कैसे सिखाएगी? अब वो टेक्निक अपना दिमाग लगाएगी, या तो किसी बच्चे को आगे बुला लेगी कि जिसको नौली क्रिया करनी आती है, सामने आ जाओ स्टेज पे और करके दिखाओ, और उसकी गलतियां फिर वो बता देगी। या फिर कोई कैसी वीडियो दिखा दे कि बोलो बच्चों मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ, आप इसको देख लो, देखो इस तरीके से। और उसमें अपना एक एक पॉइंट पे बता दिया, देखो यहाँ पे कैसे इसको पेट को लेके जाया गया, इस तरीके से पेट को घुमाया गया, हाथों पे वेट इस तरीके से ट्रांसफर किया गया। ये हो गए साधन। फोन भी एक साधन है सिखाने का, स्लाइड साधन है, मैं आपको सिखा रहा हूँ पीडीएफ से, ये भी साधन है सिखाने का। तो ये सामग्री में आएंगे। दृश्य श्रव्य, दृश्य श्रव्य मैंने आप पहले ही सिखा दिया आपको। जैसे कि ब्लैक बोर्ड खाली दृश्य सामग्री है, जो पिक्चर चार्ट है वो सारी दृश्य है, रेडियो है वो श्रव्य है, सुनने वाली है, टेलीविजन है दृश्य श्रव्य दोनों है, वीडियो दृश्य श्रव्य दोनों है। तो ये इस तरीके से आप इन चीजों को देखें। और क्लास का थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे क्लास होती है। पाठ आरंभ, हमेशा ही पाठ आरंभ क्या होगा? प्रेयर से होता है, कुछ मंत्रों के उच्चारण से होता है। खासियत है कि हमारे योग में प्रारंभ और एंड हमेशा ही मंत्रों से किया जाता है। छोटा ग्रुप है तो अर्धचंद्राकार या फिर ग्रुप के अनुसार पहले शांत वातावरण हम करेंगे, और पहले हमेशा ही बैठकर अभ्यास किया जाता है। हमेशा ही बैठ की होती है क्लास, उसके बाद खड़े होके और फिर लेट के की जाती है, और अंत में फिर बैठकर प्राणायाम किए जाते हैं। ये सीक्वेंस है, ध्यान रखिए। सबसे पहले बैठ के की जाते हैं प्रैक्टिस, लिखा हुआ भी है। देखो, शांत वारण हेतु आंखें बंद करते हैं और अत्यंत अनुकूल बनाते हैं। बाद में या फिर बैठ के पैरों के सूक्ष्म व्यायाम कर लिए, या फिर खड़े होके फिर सूक्ष्म व्यायाम कर लिए। पूरा अभ्यास जो हमने पहले सिखा दिया, पहले एकदम से नई चीज नहीं सिखानी।
यहाँ पे हमारा टारगेट है अग्निसार क्रिया सिखाना। ये नहीं है कि क्लास स्टार्ट हुई और आते ही मैंने अग्निसार क्रिया शुरू कर दिया, नहीं। जैसे कि मैंने आज भी आपको टॉपिक सिखाना था, आते ही मैं टॉपिक पे नहीं आया, मैंने पहले जो सिखाया था, आपसे क्वेश्चन पूछे ना, आपका माइंड दोबारा से प्रिपेयर किया कि हमने कल क्या पढ़ा था। एक एक पर्सन ने बताया भी सामने आकर के, भावना जी ने भी बताया, पूरा एक माइंड मेकअप दोबारा से बन गया आपका। कि अच्छा टीचर क्या होता है कि जो पहले करवाया है पहले उसका रिवीजन होता है, ताकि बच्चों को दोबारा से पता लग जाए कि हम पढ़ कहाँ रहे हैं, कल हमने क्या किया था और आज हम क्या कर रहे हैं। और उसके बाद में फिर अभ्यास किया जाता है हमेशा ही। प्रस्तुति या तो टीचर खुद डेमोस्ट्रेट करके दिखा दे या किसी बच्चे को, और उसमें भी सबसे पहले बोल के, कि हमें बोल के क्या करना है। अग्निसार क्रिया का मौखिक परिचय क्या देंगे, इसमें क्या दिया हुआ है कि देखो, साधन प्रयुक्त विद्या धोती शुद्ध क्रिया, मैं अपनी तरफ से बोल देता हूँ क्या करते हैं मौखिक रूप से। भैया धोत अग्निसार क्रिया करेंगे, खड़े होकर अभ्यास किया जाता है, और ये घेरण संहिता में भी इसका वर्णन मिलता है। वहां पे अंत धोती के अंतर्गत अग्निसार क्रिया को लिया गया है और उसका नाम वहनीसार क्रिया लिया गया है। और घेरण संहिता में बताया गया है कि श्वास को बाहर निकाल के पेट को 100 बार अंदर बाहर करना है, उसको अग्निसार क्रिया करते हैं। ये हो गया मौखिक परिचय। अब बच्चों को रेफरेंस भी मिल गया, अरे हाँ घेरण संहिता में, या टीचर ऐसे नहीं पढ़ा रहा, कुछ भी रेफरेंस के साथ पढ़ा रहा है। ये अच्छे टीचर की क्वालिटी होती है। अपना मत देगा तो ये कहेगा कि मेरे अनुसार, नहीं तो अदरवाइज वो रेफरेंस देगा कि त्रिशिकों में कहा है, योग राजों में कहा है, घेरण में कहा है, हठ योग में कहा है, योग दर्शन में रेफरेंस के साथ जो बताता है, वो अच्छे टीचर की क्वालिटी होती है, जो रेफरेंस देता है हमेशा। और जो लोग बोलते हैं नहीं नहीं ऐसे करना चाहिए, अरे नॉलेज तो 4 प्रकार की होती है, बताओ भैया 4 प्रकार किस में बताया है, किसी में नहीं बताया। 4 प्रकार वो कर्मानंद जी ने बताया है, जो बिहार स्कूल वाले हैं। मूल टेक्स्ट में नॉलेज 4 प्रकार की कहीं नहीं बताई गई। हठ रत्नावली में 2 प्रकार की बताई है, घेरण संहिता में 1 प्रकार की बताई है, हठ योग में 1 प्रकार की बताई है। अब और हम करते हैं 4 प्रकार की। आपको रेफरेंस पता होना चाहिए। अक्सर जब आपका वाइवा इंटरव्यू लिया जाता है, ये चीजें वहां पे आपसे पूछी जाती हैं, बताओ नॉलेज 4 प्रकार की कहाँ बताई गई। इंटरव्यू में जब आप जाओगे जॉब के लिए और आपसे पूछेंगे नॉलेज क्रिया, आप कहोगे नॉलेज क्रिया 4 प्रकार की, फिर आपसे यही क्वेश्चन आएगा सामने वाले का, बताओ 4 प्रकार की कहाँ बताई है, किसने बताई है। तो रेफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, किसने बताई है 4 प्रकार की। आप मनगढ़ंत कुछ भी नहीं स्टोरी सुना रहे हो, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, बाहर निकाल देते हैं कि ये अच्छा नहीं है, इसको बाहर करो, इसके नंबर काट लिए जाते हैं। तो पूर्ण तरीके से भी इसके बाद में अभ्यास कराया जाता है, और जो चीज सिखानी है उन चीजों पे बल देते हैं कि कैसे सांस लेना है, कैसे छोड़ना है, प्रॉपर निर्देश दिया जाता है। निषेध किसको करना है किसको नहीं करना। ऐसा नहीं है कि हर कोई कर लेगा, नहीं भैया। लड़कियां हैं, अब लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, 28 दिन में हर 3 दिन उनको पीरियड्स की शिकायत है, जरूरी नहीं कि सारी लड़कियां करेंगी। तो पहले इंस्ट्रक्शन दे दे क्लास में, भैया जिस लड़की को पेट में दिक्कत है वो प्लीज ना करें। कई लड़कियां कर लेती हैं, कई उनको फिर दिक्कतें और बढ़ जाती हैं ठीक होने के बजाय। इसलिए अच्छा टीचर पहले ही बिना हेजिटेट किए इन चीजों को बता देना चाहिए। ये अच्छे टीचर की क्वालिटी होती है। बॉयज को भी कई दिक्कतें होती है, बॉयज को वैसे कम होती है, लड़कियों को ज्यादा होती है। तो इस तरीके से इस तरीके की जो इंस्ट्रक्शन है, जो किसको करना किसको नहीं करना पहले बताना चाहिए। अगर आप बड़े लोगों को करा रहे हो तो बीमारियां भी बताओ कि हाई बीपी वाले, अल्सर वाले, हर्निया वाले, बड़े लोगों में ज्यादा प्रिकॉशंस होती हैं। लाभ क्या है, लाभ आप बताओगे साइंटिफिकली इसका क्या लाभ होना है, और लाभ के बाद में आगे है, उसके बाद में भैया वो खुद करेगा, और खुद करते हुए वो टीचर भी ध्यान रखेगा कि बच्चे गलती ना करे। बच्चा खुद करेगा, टीचर साइड में रहेगा, लेकिन टीचर पूरी तरीके से कॉन्शियस रहेगा। अगर ज्यादा गलती किया टीचर एकदम से रोक देगा उसके अभ्यास को। ग्रुप में फिर प्रैक्टिस कराएगा, ग्रुप में कराने के बाद में प्रश्न उत्तर हमेशा ही एंड में होते हैं, लास्ट में। जैसे मैं भी आपसे लास्ट में क्वेश्चनिंग करता हूं ना, क्वेश्चनिंग हमेशा लास्ट में होती है। बच्चों के डाउट्स लिए जाने, बच्चों को कुछ समस्या आ रही है, बीच में डाउट्स लेंगे तो पूरी क्लास खराब हो जाएगी। एक बच्चे का डाउट है और क्लास में 40 बच्चे हैं तो 39 बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है।
तो अच्छा टीचर बीच में कभी डाउट नहीं लेता, कोई एक दो को जरूरी डाउट ले लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के डाउट्स बीच में ले लिए, नहीं, एंड में हमेशा डाउट लिए जाते हैं। पाठ समाप्ति हमेशा शांति पाठ के साथ किया जाता है या फिर कोई भी और श्लोक के उच्चारण के साथ किया जाता है। इस तरीके से आप ये 2-3 यहाँ पे दिए हुए हैं, ये उद्यान बंद का दिया हुआ है, आप इनको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये 8 स्टेप को सीक्वेंस में आप लोगों को याद करना है। पेपर में सीधा ये आ सकता है कि पहला पॉइंट क्या है, 5वां पॉइंट क्या है, अच्छे से आप पढ़ लें। या फिर सीधा आ सकता है कि उद्यान बंद का उद्देश्य क्या है, ये रहा उद्देश्य, उद्यान बंद का लक्ष्य क्या है। इसमें तो 3-4 दिए हैं, इस तरीके से आप समझें और सभी एक्सरसाइज में इस मेथड को लगा दे। ये होगा आपका पाठ को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने का तरीका। ये 8 पॉइंट यहाँ पे दे दिए और यहाँ पे ये यूनिट कंप्लीट होगी। और मैं कल आपको क्या करके आना है, कल हमारी किताब कंप्लीट हो जाएगी। ये तुलनात्मक अध्ययन दिए हुए हैं, उद्यान बंद, अग्निसार, कपालभाति, नौले, इनमें अंतर क्या है, क्या समानताएं है, क्या भिन्नताएं हैं, और कौन से आसन करने से पहले क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। इन चीजों को आप पढ़ना। कल मैं पूछूंगा आपसे कैसे शीर्षासन की विधि बताई गई है, किसको नहीं करना चाहिए, इन चीजों को आप पढ़ना। ये 10th यूनिट ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी। देखो ये पेपर में आने की बहुत बहुत ज्यादा संभावना है। जैसे कि सर्वांगासन दे दिया, अब इससे पहले क्या करना चाहिए, पहले अर्ध हलासन करना चाहिए 90 डिग्री पे पैर, उसके बाद में विपरीत करनी, और उसके बाद में फिर सर्वांगासन। ये क्रम पेपर में आ सकता है। इस तरीके से क्रम आप इन सभी आसनों में जो बताए गए हैं इस पुस्तक में, वो आप सभी का क्रम याद कर ले अच्छे से, कि उस आसन से पहले, देखिए धनुरासन से पहले क्या करते हैं, भुजंग आसन करते हैं। डायरेक्ट धनुरासन नहीं किया जाता, अर्ध सलभ किया जाता है, सलभ किया जाता है, फिर धनुरासन किया जाता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पेपर के लिए। धनुरासन से पहले कौन कौन से आसन करने चाहिए, ये 3 आसन यहाँ पे बताए गए हैं। तो ये चीजें आप पढ़ के आना, कल आपकी ये बुक कंप्लीट मैं करा दूंगा, और फिर दोबारा मैं रिपीट बार बार नहीं कराऊंगा इस बुक को। और इतनी स्मूथली हमने 4-4 पेज डेली के पढ़े हैं, और आशा है कि आप सबको क्लियर भी हुआ होगा। अब किसी का कोई डाउट है कोई विशेष, आप पूछ सकते हो। जी सर मेरा है। जी सर राहुल बताए सर, राजेश। ये सर मैं ये पूछ रहा था आपसे कि आपने बताया कि पहले बैठ के किए जाने वाले आसन किए जाते हैं क्लास स्टार्टिंग में, तो सर क्या फिर खड़े होके जो सूक्ष्म व्यायाम किए जाते हैं वो खड़े होके कराएं या फिर बैठ के कराए जाते हैं? देखो पहले जो हम प्रेफरेंस किसको देते हैं, देखिए सूक्ष्म व्यायाम अगर हम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की मानेंगे, उन्होंने तो सारे 48 खड़े होके बोले हैं, तो खड़े होके करेंगे हम। लेकिन सामान्य हम बड़े लोगों की सोचो, आप सोचो कि सामने कोई 40-50 उम्र के कोई 20-25 लोग बैठे हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, उठने में बैठने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं। उनको आप एक आसन खड़ा होके बिठा के कराओगे ना, उनको दिक्कत होती है। तो अभी बैठे हैं, वो प्रेयर किया है, तुम क्या कहेंगे, पैरों को सामने फैला लो दंडासन में, फिर थोड़ी देर पैरों को आगे पीछे कराएंगे, घुमाएंगे, बोलेंगे अब एक पैर से बटरफ्लाई करो, 2 पैर से बटरफ्लाई करो। यही तो हम बैठने वाले आसन। एकदम से खड़े होंगे, वो पहले से ध्यानात्मक आसन में 5 मिनट से प्रेयर कर रहे हैं, उनके घुटनों में ऐसी दर्द हो रहा होगा, तो इसीलिए पहले थोड़ा सा बैठ के करवाया जाता है, फिर खड़े होके करवाते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। वेलकम सर। और किसी का कोई डाउट? अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ जो आज मैंने पढ़ाया है, ठीक है, तैयार हो सभी, मैसेज करके बताएं। ठीक है, तो अब आपको मुझे बताना है कि पाठ योजना के कितने स्टेप बताए गए हैं। 8। वेरी गुड, मैसेज करे, जिसका नाम बोलूं वही माइक खोले। मुझे मानसी जी बताएं सारे। मनासी प्रसाद है ना, मनासी क्या है आपका नाम, ये मानसी बोलेंगे मनासी बोलेंगे इसको? आप पहले तो अपना नाम बता दीजिए अच्छे से। सर मानसी है सर। अच्छा मानसी है, सॉरी जी, बताइए मानसी जी।
सर मैं लेट ज्वाइन हुई और बुक नहीं है मेरे पास, सॉरी सर, मैं नहीं पूरा बता पाऊंगी। मुझे बताएं, बताओ नीरज जी। पहले तो अध्यापक का नाम लिखना है पहले, उसके बाद विद्यालय का नाम और स्टूडेंट का नाम, उसके बाद फिर हाँ, कक्षा और समय, टाइम कितना है, समय अवधि भी जरूरी है। उसके बाद जो पहले कराए गए हैं अभ्यास, जो आपने आप करा रहे हो उसके पहले आपने क्या क्या अभ्यास कराए हैं तो वो लिखना है। फिर आज का जो आज आप अभ्यास करा रहे हो उसका, वो पाठ का लक्ष्य, आपका लक्ष्य क्या है, आपको क्या लक्ष्य बताना है। उसके बाद पाठ का उद्देश्य और जो सहायक सामग्री है जिससे आप पढ़ाओगे, चित्र है, चौक है, जो भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने। विवाह नागपाल जी, लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर बताइए। बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी, बाकी मैसेज करें। सर आपने बताया था कि लक्ष्य छोटा होता है और उद्देश्य बड़ा होता है हमेशा, और उद्देश्य को पाने के लिए लक्ष्य प्रयोग में किया जाता है। जैसे उद्देश्य है कि योगी बनना है ऐसा, और लक्ष्य है उसमें आज हम जैसे क्लास अटेंड कर रहे हैं, हम आगे JRF कंप्लीट करेंगे, ये सब। ठीक है, मुझे अनुराधा जी बताएंगे 20 से 30 मिनट का मेडिटेशन करने से कितनी देर की नींद की कमी पूरी की जा सकती है, इस बुक के अनुसार क्या बताया है। जयश्री जी बताइए। सर क्या क्वेश्चन पूछा आपने? मैंने कहा कि 20 से 30 मिनट मेडिटेशन करने से कितने देर की नींद को कवर किया जा सकता है। सर 6 से 7 एक बोलिए, अनुराधा जी बोलिए। 6 से 7 घंटे की नींद हम ले सकते हैं जी। वेरी गुड। उसका कहना क्या चाह रहे हो, पूरा बताओ दोबारा से। 6 से 7 घंटे की निद्रा हम ले सकते हैं। किसमें? 30 मिनट में। ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे बताएंगी, अब जयसूरी जी अब आप बताएंगे कि ध्यान का अभ्यास करने से हमारे हृदय पे क्या प्रभाव पड़ता है, हृदय पे और हमारी सांस लेने के छोड़ने पर। स्लो हो जाता है, रिलैक्सेशन। सर आपकी आवाज डबल आ रही है सर। उनके यहाँ जयसूरी यहाँ से सुन रही है, कोई बात नहीं। अब जयसूरी जी अपना माइक बंद कर लीजिए। मुझे कमल जी बताएं, ध्यान का अभ्यास करने से हृदय पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इतना टाइम मत लिया करो माइक खोलने में, बहुत टाइम वेस्ट होता है, तुरंत खोला करो। बताओ नीरज जी। ये हार्ट रेट कम हो जाती है, बॉडी जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाता है पूरी तरह से। अब यहीं से मैं आपको थेरेपी का क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, आप अपना दिमाग से आंसर करना। नीरज जी मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हम डिप्रेशन वालों को, जो पूरी तरीके से इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी के हैं, क्या हम उनको ध्यान करा सकते हैं, कराना चाहिए हमें? ध्यान तो करा सकते हैं भैया उनको, क्योंकि ध्यान तो दिमाग से मतलब में जो डिप्रेशन है वो मेंटली होता है, तो ध्यान तो जो मेंटली भी काफ़ी अच्छा होता है, मेंटल जो डिसऑर्डर वाले होते हैं उनके लिए ध्यान काफ़ी अच्छा होता है, तो उनको तो काफ़ी फायदा होता है भैया ध्यान करने से, तो उनको तो कराना चाहिए। मोना चौधरी जी बहुत एक्साइटेड है, बताइए जी। नहीं कराना चाहिए भैया, क्योंकि वो खुद ही इतना ज्यादा डिप्रेस है, और जब वो आंख बंद करेंगे तो जिस चीज से वो डिप्रेस है वो चीजें उनके सामने आएंगी, तो वो और ज्यादा परेशान होंगे। इसलिए हमें कभी भी ध्यान नहीं कराना चाहिए उनको। अब इसी को मोना चौधरी, हाँ बताओ पूनम जी बताइए। ध्यान इसलिए कराना चाहिए, बट कब, जब आसन से वो थक जाए, और उसको वर्बली बोलते हुए करवाना चाहिए, और ज्यादा लंबा ध्यान नहीं करवाना चाहिए कभी। ऑलमोस्ट आएगा, निचोड़ नहीं कराना चाहिए। हाँ ऑलमोस्ट निष्कर्ष ये आएगा। और क्यों नहीं कराना चाहिए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि
ध्यान करने से हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिव होएगा। और सब उससे भी मेजर पॉइंट है कि हार्ट रेट कम हो रही है, और उसकी तो पहले ही कम है, पहले ही उसका बीपी कम हो रखा है। बता मीनाक्षी जी, कुछ और कहना चाहोगे आप? यस सर, यही बोलना चाहती हूँ कि मेडिटेशन से क्या होता है, ऑलरेडी हम इतने रिलैक्स स्टेट में चले जाते हैं, और डिप्रेशन में भी हमारी स्टेट रिलैक्स ही होती है, सब कुछ लो लेवल पे चल रहा होता है, एपिटाइट भी लो होती है, और हम लोगों से वैसे भी नहीं मिलते हैं, तो ध्यान से रिलैक्स्ड होगा, इसलिए नहीं कराना चाहिए। वेरी गुड। और इंस्टीड ऑफ दैट हमको सूर्य भेदी प्राणायाम कराना चाहिए। वेरी गुड, सूर्य वेदी, या फिर सबसे अच्छा रहता है डिप्रेशन वालों के ट्रीटमेंट में, आप उसको बाहर ले जाओ घर से, उसको पर्सनल क्लास मत दो, उसको बोलो आप ग्रुप में आके करो, या फिर धूप में बैठ के कुछ अभ्यास करो, लेकिन आंखों पे धूप ना लगे, लेकिन धूप में अभ्यास करो, हल्की धूप में। ऐसे इस तरीके से करोगे, ऑटोमेटिक उसका स्ट्रेस लेवल जो है, डिप्रेशन दूर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, ये थेरेपी की हो गई। अब मैं अगला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि मुझे बताएंगे अभी मनोज पाल जी मुझे बताएंगे ब्रेन वेव्स के बारे में, कि मस्तिष्क की तरंगे कितने प्रकार की होती हैं और कितनी उसमें बताई है वहां पे मैंने फ्रीक्वेंसी। सर दोबारा से सर क्वेश्चन बताना सर, मैं समझ नहीं पाया। मस्तिष्क की तरंगे एक नापने का इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, और मस्तिष्क की तरंगे कितने प्रकार? सर उसे ईईजी बोलते हैं, ईईजी। उसकी फुल फॉर्म क्या है? सर फुल फॉर्म तो मुझे नहीं पता, उससे अल्फा अल्फा और बीटा थीटा ये तरंगी सर निकलती हैं, तो उसका पता लगता है सर। उसमें ईईजी में जो मस्तिष्क से अल्फा और थीटा तरंगे निकलती हैं, उनको पता चलता है। अच्छा, ये अल्फा बीटा गामा के बारे में कुछ और बोलेंगे आप, क्या होती हैं ये, और कौन सी अच्छी होती है, कौन सी बुरी होती है, ये भी बता दीजिए। सर उतना तो नहीं पता। भावना चौधरी जी, आप बताइए। यस सर। सर बताइए। जो भी मशीन होती है, मतलब जिसे हम इसे नापते हैं, उसे ईईजी बोलते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। और सर आपने 5 टाइप्स की वेव्स बताई हैं, गामा, बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा। और गामा की फ्रीक्वेंसी बताई है 40 to 100 हर्ट्ज में। इससे क्या होता है, ये किस में होती है, जब मतलब कोई बीमार होता है, पेशेंट होता है, मतलब बीमार व्यक्ति होता है, उस टाइम पे ये वेव्स चलती रहती हैं, मतलब इनका काम होता है उस टाइम एक पेशेंट के उसमें, रोगी में। और बीटा का आपने बताया है 12 to 38 हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी होती है। ये होती है जब हम एक्टिव फेज में होते हैं, जागृत अवस्था में, लाइक वी आर, जैसे हम अभी पढ़ रहे थे, हमारा कंसंट्रेशन था, ये होती है बीटा। देन होती है हमारी अल्फा, ये आपने बताई थी 8 to 12 हर्ट्ज में। इसमें था कि जब हम मतलब कोई भी योगिक प्रैक्टिसेस करते हैं, प्राणायाम, या फिर हम ध्यान कर रहे हैं, या कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद की जो स्टेट होती है, उसमें हमारी अल्फा वेव्स एक्टिवेट होती हैं। देन आपने बताया था थीटा होती है हमारी 4 to 7 हर्ट्ज में। ये हमारी किस टाइम पे एक्टिवेट होती है, मेडिटेशन के बाद, मतलब मेडिटेशन के बाद नहीं कह सकते डायरेक्ट, उस स्टेट को बोलेंगे जब हम मतलब हायर स्टेज पे होते हैं। एक योगी वाली जो स्टेज होती है, जो नॉर्मली हम लोग उस स्टेज तक नहीं पहुंचते, वो योगी जो लोग होते हैं उन वाली स्टेज जो होती है। देन लास्ट बताई थी डेल्टा, ये 0.5 to 4 हर्ट्ज बताई थी। इसमें मतलब ये बताया था कि डीप स्लीप के टाइम पे होती है, जब हम रात को मतलब लाइक बहुत गहरी नींद में होती है, किसी भी टाइम डीप स्लीप जब होती है, तब हमारी होती है डेल्टा। और 0 वेव्स हमारी कभी नहीं होती है, मतलब 5 to सॉरी 1 to 4। परफेक्ट, बहुत बढ़िया भावना जी, खुश कर दिया। इससे पता चल रहा है आप कितने कॉन्शियस होके हर चीज को लिख रहे हो, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, ये चीजें बहुत आती है हमारे पेपर में, और ये ऐसी चीज है पेपर नहीं, आपको आम लाइफ में भी काम आएंगी ये चीजें। ठीक है, ये हो गया, और इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया आज का टॉपिक। भैया मेरा तो एक क्वेश्चन है। जी बताइए मोना जी। भैया इसमें लिखा है पूर्व अभ्यास, सपोज दैट किसी ने पहली बार